अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक पैनल ने देश में तीसरी लहर अक्टूबर तक आने की आशंका व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह तक ये लहर पीक तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार तीसरी लहर में बच्चों को भी बड़ों के समान कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस जैसे उपकरणों की कमी का भी ब्यौरा दिया गया है। कई स्टडीज में भी तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच नीति आयोग ने सरकार को संक्रमण से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एक दिन में 4 लाख तक अधिकतम मामले आ सकते हैं। इसके लिए लगभग 2 लाख आईसीयू बेड की व्यवस्था करनी होगी। इनमें वेंटिलेटर वाले 1.2 लाख आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू हॉस्पिटल बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने आवश्यक हैं। नीति आयोग की ये सिफारिश इस साल 2021 में अप्रैल-जून में देखे गए कोविड मामलों के पैटर्न पर आधारित है। उधर केरल के 14 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 5% से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों को चिंताजनक बताया है। देश में कोरोना के सर्वाधिक संक्रमण के रोगी केरल राज्य से ही आ रहे हैं। यहाँ के 14 जिले अभी भी रेड जोन में हैं। उधर कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल के अनुसार देश में तीसरी लहर आने की आशंका नहीं के बराबर है। इसके पीछे उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगने का कारण बताया है। ये दावा मैथमेटिकल आधार पर किया गया है। इस दावे के अनुसार अक्टूबर तक देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 15,000 के लगभग ही रहेंगे और तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण रहेगा, जबकि यूपी, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्य संक्रमण से लगभग मुक्त हो जाएंगे। इधर पिछले 24 घंटे में 25,072 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले 160 दिनों में सबसे कम नए केस हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.63% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 44,157 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 3,16,80,626 लोग ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.94% पर है, जो कि 28 दिन से लगातार 3% नीचे है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का उनकी जन्मभूमि अतरौला में आज अंतिम संस्कार किया गया। विगत 4 जुलाई को उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान में भर्ती किया गया था। बीते शनिवार को लंबी बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। स्वर्गीय कल्याण सिंह का जाना भारतीय राजनीति समेत भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े स्थान का रिक्त हो जाने जैसा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। माना जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाती हुई सड़क एवं अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम श्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं विपक्ष के कई नेताओं ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके अंतिम संस्कार के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में परिवर्तन कर अधिकतम 12 घंटे कार्य करने का प्रस्ताव किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के मध्य के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में सम्मिलित करने का प्रावधान है। वर्तमान समय में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम नहीं माना जाता था। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को प्रत्येक 5 घंटे पश्चात आधा घंटे का विश्राम देने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त वेतन संरचना में भी परिवर्तन होने की संभावना है। नवीन ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे अधिकतर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला भाग आमतौर पर कुल वेतन के 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का भाग और भी अधिक हो जाता है। इसके साथ ही मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसके पश्चात हाथ में आने वाली वेतन में कटौती होगी। किंतु ग्रेच्युटी और पीएफ योगदान में वृद्धि होने से सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली धनराशि में भी वृद्धि होगी। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में अधिक योगदान देना होगा। इस कारण कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। चीन से एक और भयावह सत्य संसार के सामने आया है।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार 1964 से 1996 के मध्य चीन द्वारा किए गए 45 सफल परमाणु परीक्षण से निकलने वाला रेडिएशन हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 200 गुना अधिक थी, जिसके कारण 12 लाख से अधिक लोगों में ल्यूकेमिया एवं ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि इस रेडिएशन के कारण लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि झिंजियांग प्रांत के 2 करोड़ लोगों के घरों पर विकिरण से एक बहुत बड़ी जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। और अब कुछ समाचार अफगानिस्तान से। अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन ISIS द्वारा हमले की आशंका के मध्य अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी घोषित की है। अमेरिका ने कहा है कि सभी अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, क्योंकि ISIS के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकते हैं। वैसे अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान समय में काबुल एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को पहली बार चुनौती मिली है। तालिबान विद्रोहियों द्वारा बगलान प्रांत के तालिबान पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें तालिबान के 300 लड़ाके मारे गए। वहीं टोटो न्यूज़ को उत्तरी अफगान प्रांत बगलान के स्थानीय सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि स्थानीय विद्रोही बलों ने 3 जिलों को तालिबान के नियंत्रण से वापस ले लिया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के भारी हताहत होने के समाचार हैं। सूत्रों के अनुसार बगलान में घुसने के पश्चात तालिबान ने घर घर जाकर तलाशी ली, जिसके पश्चात पीड़ितों ने तालिबानी आतंकियों पर हमला कर दिया। यद्यपि तालिबान ने इस घटना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले अफगानिस्तान में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के साथ जाने के दावे को निराधार बताया है। मसूद का कहना है कि वो अपने पिता के कदमों पर ही चलेंगे और तालिबान को अफगानिस्तान से मिटाकर ही दम लेंगे। उधर तालिबान के आतंकी नेता खलील उर रहमानी ने कहा है कि देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी, उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब को क्षमा करते हुए कहा है कि वे तीनों देश वापस आ सकते हैं और तालिबान किसी से शत्रुता की भावना नहीं रखता। खलील उर रहमानी आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है। अमेरिका ने उस पर $50 लाख यानी 35 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। तालिबान के आने के पश्चात वह काबुल की सड़कों पर स्वतंत्रता से घूम रहा है। काबुल की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी इसी पर है। हक्कानी ने अफगानी नागरिकों से देश छोड़कर नहीं जाने की अपील की है। उसका कहना है कि ये दुश्मन झूठ फैला रहा है कि तालिबान सभी से बदला लेगा। इनकम टैक्स में ई-फाइलिंग में आ रही तकनीकी गड़बड़ी को अब ठीक कर लिया गया है। इन्फोसिस इंडिया द्वारा रविवार सायं को ट्वीट कर ये जानकारी दी गई कि अब ये पोर्टल पुनः उपलब्ध है एवं करदाताओं को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। रविवार सायं से इनकम टैक्स का नया पोर्टल पुनः ठीक से कार्य करने लगा। इससे पूर्व इनकम टैक्स के नवीन IT पोर्टल में आ रही कई तकनीकी समस्याओं को लेकर इन्फोसिस के MD और CEO सलील पारिक को वित्त मंत्रालय ने समन भेजा था। विगत कई दिनों से इस पोर्टल में टैक्स पेयर्स को कुछ तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल में भी समस्या आ रही थी। 21 अगस्त के पश्चात ये पोर्टल टैक्स पेयर्स के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा था। सम्मन के द्वारा इन्फोसिस से पूछा गया था कि आखिर इस तकनीकी गड़बड़ी को अब तक ठीक क्यों नहीं किया गया। वैसे 2019 में इन्फोसिस को अगली पीढ़ी की इनकम टैक्स भरने की प्रणाली को विकसित करने का ठेका मिला था। इसका उद्देश्य रिटर्न की जांच के समय को 63 दिन से घटाकर 1 दिन करना एवं रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था। 7 जून को आरंभ हुए इस पोर्टल में आरंभ से ही गड़बड़ियां आ रही थीं, किंतु रविवार सायं इसे ठीक कर करदाताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिला। बिहार में लगभग सभी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि जातीय आधार पर भी जनगणना हो, ताकि जातियों की स्थिति और उनके कल्याण हेतु बनाई जाने वाली योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा सके। इस बैठक में 10 दलों के 11 नेता सम्मिलित हुए थे। सभी दलों का कहना था कि सरकार के पास जातीय जनगणना के आंकड़े ना होने से जातियों के विकास संबंधी कार्यों में कई अड़चनें आती हैं। लंबे समय से बिहार राज्य के सभी पार्टी के नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के नेता भी सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री ने इस सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं द्वारा रखी गई बात को ध्यान से सुना है। अब निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया है।